नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है भारतीय संविधान भाग 5, जिसमें आप संघ यूनियन को पढ़ते हैं, कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका संविधान का ये चैप्टर कंप्लीट होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा, आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं भाग 5 की। ये अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। जो संघ से संबंधित है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा, किस तरीके से काम करेगी, उसका वर्णन यहां पर आपको मिलता है। यह भारत सरकार की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का वर्णन करता है। अध्याय 1 कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है और यह अनुच्छेद आपका 52 से 58 तक है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके कुछ सब सेक्शन भी हैं, जैसे कि पहला सेक्शन है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार करेगा। दूसरा इसका सेक्शन कहता है कि संघ की रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। जो 53 का दूसरा आर्टिकल है वो कहता है कि भारतीय जो सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। इस मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होंगे। ये यहाँ पर आपका वर्णित है। निर्वाचित सदस्य ही शामिल होंगे, मनोनीत नहीं शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होगी। राज्यों का प्रतिनिधित्व चुनाव में समानुपाती होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगी। राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा। अनुच्छेद 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पद की अवधि क्या होगी। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष का होगा। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो संशोधन नोट यहां पर है कि 42वें संशोधन 1976 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय सिर्फ ये लेता है कि उस पर साइन कब करना है, लेकिन जो उसका सलाह देने का कार्य है वो सिर्फ मंत्रिपरिषद करेगा और उसी की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। अनुच्छेद 57 कहता है कि पुनः चुनाव के लिए पात्रता, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र है। अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। एक बात यहां पर आपको क्लियर कर दूं, राष्ट्रपति कितनी बार भी चुना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा जबकि वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य ना हो। कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं है। तो राष्ट्रपति की योग्यता है कि 35 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति के जो चुनाव है वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य की योग्यता रखता हो और किसी लाभ पद पर ना हो। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद की शर्तें दी गई हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार की शर्तें हैं। राष्ट्रपति संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बिना किराया और दिए सरकारी निवासों का उपयोग करने का हकदार होगा। राष्ट्रपति को ऐसे वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे जो संसद कानून द्वारा निर्धारित करेगी। तो राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार संसद कानून बनाकर निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में वर्णित है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी वो बताता है। जब राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है तो उसे महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई भी आरोप किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है। इस तरह के प्रस्ताव पर सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। जब एक सदन द्वारा आरोप लगाया गया है तो दूसरा सदन आरोप की
जांच करेगा। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्तियों को भरने का समय। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर चुनाव रिक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाएगा। नया राष्ट्रपति 5 साल की पूरी अवधि के लिए पद धारण करेगा। अनुच्छेद 63 बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 बताता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। एक कहता है कि जब राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति अपनी अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। उपराष्ट्रपति को उस अवधि के लिए राष्ट्रपति के सभी विशेषाधिकार और भत्ते मिलेंगे जिस दौरान वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 66 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा होगा। तो यहाँ पर विधानसभा का कोई मूल्य नहीं होता है, सिर्फ संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और ये मनोनीत सदस्य भी इसमें वोट कर सकते हैं। यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और मतदान गुप्त होगा। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य ना हो। कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 67 की, उपराष्ट्रपति पद की अवधि क्या होगी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का होगा। वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसको हटाया जा सकता है। नए उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। तो एक बात यहां पर आप समझ लीजिए, अगर कोई उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वो नए उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहता है। जो आपने अभी धनखड़ जी का इस्तीफा देखा है वो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए उपराष्ट्रपति का चयन नहीं हो जाता है। इसीलिए वो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद बिल्कुल गायब हो गए हैं, मीडिया से वो कोई बयान नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्तियों को भरने का समय। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर चुनाव रिक्ति को भरने के लिए जल्द से जल्द आयोजित किया जाएगा। जो व्यक्ति इस रिक्ति को भरने के लिए चुना जाता है वह 5 साल की पूरी अवधि के लिए पद धारण करेगा। अनुच्छेद 69 कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। अनुच्छेद 70 कहता है कि आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। संसद कानून द्वारा ऐसे किसी भी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन का प्रावधान कर सकती है जो इस अध्याय में प्रदान नहीं किए गए हैं। अनुच्छेद 71 बताता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर होंगे और ये उनका अंतिम निर्णय होगा। यदि उच्चतम न्यायालय किसी व्यक्ति के चुनाव को शून्य घोषित करता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे। चुनाव को विनियमित करने के लिए संसद कानून बना सकती है। चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में रिक्ति होने पर भी चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 72 की, क्षमा आदि के और कुछ मामलों में सजा को निलंबित, हटाने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति होती है। तो इसको हम शॉर्ट में जानते हैं अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जिसमें मृत्युदंड की सजा को निलंबित या हटाने या कम करने की शक्ति भी शामिल है जो कि राज्यपाल के पास नहीं होती है। कमेंट करके बताइएगा कि राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, यह आज आपका प्रश्न है। यह शक्ति उन मामलों में है जहां सजा सेना न्यायालय द्वारा दी गई है। यह शक्ति उन मामलों में है जहां संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 73 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिन पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। यह शक्ति किसी भी राज्य सरकार को उसके मौजूदा कानूनों द्वारा दी गई शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। अनुच्छेद 74 की अगर बात करें तो यह मंत्रिपरिषद की बात करता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। न्यायालय द्वारा मंत्रियों
द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच नहीं की जाएगी। तो न्यायालय कोई भी जांच नहीं कर सकता है जो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगा। एक यहाँ पर संशोधन आता है 44वां संशोधन 1978, जिसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो ये क्या होता है यहाँ पर, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस सलाह पर विचार ही वापस ना करे, तो ये कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने दिन के अंदर विचार करके ही देना है। तो राष्ट्रपति उसको पॉकेट वीटो कर सकता है और दूसरा सलाह आएगी तब काम करेगा। अगला है अनुच्छेद 75, मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगी, जिसका अर्थ ये होता है अगर किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी सरकार गिर जाती है। किसी भी मंत्री को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। जो मंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अगर हम बात करें अनुच्छेद 76 की, तो भारत का महान्यायाधीश की यह बात करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो। महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वह भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह दे। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा और वह राष्ट्रपति की इच्छा तक कार्य करेगा। तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। उसके पास योग्यता होनी चाहिए जो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए होती है। अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसा होगा। भारत सरकार की सभी कार्यपालिका की कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। राष्ट्रपति सरकार के कार्य के लिए अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बनाएंगे। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। अनुच्छेद 78 कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि जितने भी मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं, जितने भी कार्रवाई है देश की, उसके बारे में समय समय पर राष्ट्रपति को जानकारी दें। इसीलिए आप देखते होंगे प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति के पास जाते रहते हैं। कई विदेश यात्रा से आए हैं तो वहां फिर जाते हैं। संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों और प्रस्तावों की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है। संघ के मामलों के प्रशासन और कानूनों के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी यदि राष्ट्रपति मांग करे तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करना, यह भी राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे अध्याय 2 की, जिसमें संसद वर्णित है। अनुच्छेद 79 से 122 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार बनते हैं, तो वीडियो को देखते रहिए और फोकस बनाकर रखिए। अगर आप लगातार निरंतर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें आपको बार बार याद हो जाएंगी। एक ही चीज को बार बार करते रहेंगे तो सब आपको कंठस्थ हो जाएगा। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन। संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे। तो संसद का गठन 3 चीजों से होता है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। याद करिए मेरे साथ, संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर राज्यसभा की संरचना की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होंगे, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे। अनुच्छेद 81 की अगर बात करें तो लोकसभा की संरचना की बात करता है। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य होंगे, राज्यों से 530 अधिक प्रतिनिधि और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। ऐसा नियम है। संशोधन किया गया 84वां संशोधन 2001 में। इसने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों की संख्या 2026 तक के लिए स्थिर कर दी। 104वें संशोधन 2019 ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया। तो यहां पर आपको 2 संशोधन याद करने होंगे। 104वां अभी लेटेस्ट है तो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। अगला अनुच्छेद है 82। इसमें प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन की बात कहता है, लेकिन ये संशोधन के द्वारा रोक दिया जाता है। प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को सीटों का आवंटन और निर्वाचित क्षेत्रों का पुनः समायोजन होगा, ये बात करता है। अनुच्छेद 83 कहता है कि संसद के सदनों की अवधि क्या होगी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो विघटित नहीं होगा। लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है, जब तक कि वह पहले विघटित ना हो जाए।
अनुच्छेद 84 कहता है कि संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। तो यहाँ पर संसद का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु हो और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनुच्छेद 85 कहता है कि संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन की शक्ति। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को सत्र के लिए आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। अनुच्छेद 86 की अगर बात करें तो सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति सदनों को संबोधित कर सकता है और संदेश भी भेज सकता है। अनुच्छेद 87 की बात करें तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा। अनुच्छेद 88 कहता है कि मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी को किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और राज्यसभा अपना उपसभापति चुनाव के द्वारा चुनेगी। अनुच्छेद 90 की अगर बात करें तो उपसभापति के पद का रिक्त होना और त्यागपत्र और पद से हटाया जाना इसमें बताया गया है। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को दे सकता है, उसे राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 91 कहता है कि सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 92 बताता है कि जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा। जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उस सत्र की अध्यक्षता वो नहीं कर सकते। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा। लोकसभा अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। अनुच्छेद 94 कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 95 कहता है कि अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। जब अध्यक्ष पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उनके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 96 कहता है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 97 कहता है कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किए जाएंगे। अनुच्छेद 98 कहता है कि संसद का सचिवालय। संसद के प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय होगा। ये बात 98 कहता है। अनुच्छेद 99 कहता है कि सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। संसद के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान लेने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। अनुच्छेद 100 कहता है कि सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। इस संविधान के तहत अन्यथा प्रदान किए गए मामलों को छोड़कर दोनों सदनों की बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे। अनुच्छेद 101 कहता है कि सीटों का रिक्त होना। कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई सदस्य अयोग्य घोषित हो जाता है तो त्यागपत्र दे देता है तो उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। अनुच्छेद 102 की अगर बात करें, सदस्य के लिए अयोग्यताएं क्या होंगी। लाभ का कोई पद धारण करता है, दिवालिया हो जाता है, भारत का नागरिक नहीं है या नागरिकता त्याग देता है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया हो तो वो संसद का सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 103 कहता है कि सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। यदि कोई प्रश्न उठता है तो संसद का कोई सदस्य अयोग्य हो गया है तो इस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। अनुच्छेद 104 कहता है कि अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने का प्रतिज्ञान करने से पहले सीट लेने और मतदान करने के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए या योग्य न होते हुए भी संसद के किसी सदन में बैठता है या मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, तो जुर्माना ये आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब देश आजाद हुआ और ये संविधान वर्णित बन रहा था तो उस समय 500 रुपए काफी थे। अनुच्छेद 105 कहता है कि संसद के सदनों और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। तो इसको सांसदों के विशेषाधिकार के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 105 को बार बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। संसद कानून बनाकर सांसद सदस्यों के विशेषाधिकार को परिभाषित कर सकती है। अनुच्छेद 106 कहता है कि सदस्यों के वेतन और भत्ते। यहाँ पर भी संसद को कानून द्वारा
उनके वेतन और भत्ते को निर्धारण करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 107 कहता है कि विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान। धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों के अलावा कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक और वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में पेश होते हैं। अनुच्छेद 108 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो जैसे किसी विषय पर सहमति नहीं बन पा रही तो वहां पर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है और उस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 109 कहता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा की शक्तियां इसमें सीमित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा बताता है। एक विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि उसमें केवल कुछ मामलों से संबंधित प्रावधान है, जैसे कि कर लगाना, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग आदि करना। अनुच्छेद 111 कहता है कि विधेयकों पर सहमति। जब एक विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है, रोक सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, जिसे बजट कहते हैं। हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग है, जो अनुच्छेद 112 में वर्णित है। अनुच्छेद 113 कहता है कि संसद में अनुमानों के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 कहता है विनियोग विधेयक। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित किए जाने के बाद ही भारत की संसद निधि से कोई भी धन निकाला जा सकता है। अनुच्छेद 115 पूरक अतिरिक्त अनुदान की बात करता है। यदि चालू वर्ष के लिए दिया गया अनुदान पर्याप्त पाया जाता है तो राष्ट्रपति अतिरिक्त अनुदान के लिए संसद में एक और अनुदान पेश करेगा। अगर अपर्याप्त है कोई अनुदान तो एक और अनुदान के लिए संसद में विधेयक लाना पड़ेगा। अनुच्छेद 116 लेखा पर वोट, क्रेडिट के वोट और असाधारण अनुदान। जब बजट प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है तो लोकसभा लेखा पर वोट के माध्यम से व्यय के लिए अग्रिम अनुदान दे सकती है। अनुच्छेद 117 की अगर बात करें तो वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान है। यहाँ पर एक विधेयक जिसमें अनुच्छेद 110 के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है लेकिन भारत की संचित निधि पर व्यय से संबंधित है, उसे वित्त विधेयक कहा जाता है। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम है। अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून द्वारा विनियमन की बात करता है। अनुच्छेद 120 संसद में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की बात करता है, तो संसद में व्यवसाय हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा ऐसी बात है। अनुच्छेद 121 की अगर बात करें तो संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, ऐसा अनुच्छेद 121 में वर्णित है। अनुच्छेद 122 कहता है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की पूछताछ नहीं की जाएगी। संसद की कार्रवाई की वैधता को किसी भी आधार पर न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। तो यह आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें आपने संसद की जो शक्तियां हैं, जो स्थिति है, जो संगठन है, उसके बारे में देखा। संसद भारत की 3 स्तंभों से मिलकर बनती है, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अगला जो हमारा अध्याय है वो है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, राष्ट्रपति को लगता हो कि तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश 6 महीने तक वैध होगा और संसद के फिर से सत्र में आने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित कराना होगा। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका के बारे में। अनुच्छेद 124 से 147 तक ये वर्णित है। अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन कैसा होगा। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे, तब तक जब तक कि संसद कानून द्वारा अधिकतम संख्या निर्धारित न कर दे। जो नया कानून है उसमें टोटल संख्या 33 हो सकती है, 32 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। जब संविधान लागू हुआ तब 7 से अधिक नहीं हो सकते थे, लेकिन वर्तमान में कुल 33 से अधिक नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 125 कहता है कि न्यायाधीशों का वेतन आदि। अनुच्छेद 126 कहता है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार होगी, उसके बारे में बात करता है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। जो वेतन है मुख्य न्यायाधीश का या न्यायाधीशों का, उनका वेतन भारत की संचित निधि द्वारा दिया जाता है और संसद कानून बनाकर उनको निर्धारित करती है। अनुच्छेद 127 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, यदि उच्चतम न्यायालय की बैठक जारी रखने के लिए कोरम की कमी हो तो मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
अनुच्छेद 128 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। अनुच्छेद 129 कहता है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होना। तो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और उसके पास अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 130 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान नई दिल्ली में होगा। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी से किसी अन्य स्थान को भी तय कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में ही चल सकता है। अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेकर किसी और जिले में, देश के किसी अन्य हिस्से में भी उसको चालू कर सकता है। और जो अभिलेखीय न्यायालय है अनुच्छेद 129 में वर्णित है, उसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है वो अन्य न्यायालयों के लिए एक कानून, एक नियम की तरह कार्य करेगा, एक उदाहरण की तरह कार्य करेगा। अनुच्छेद 131 कहता है कि उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र क्या होगा। तो उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील। उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। अनुच्छेद 133 दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील। दीवानी मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। अनुच्छेद 134 कहता है कि आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील। आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला अपील के योग्य है। अनुच्छेद 135 की अगर बात करें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियां शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय के सभी क्षेत्राधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगी। अनुच्छेद 136 कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति। तो उच्चतम न्यायालय को भारत के किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण से किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील के लिए विशेष अनुमति देने की शक्ति है। अनुच्छेद 137 महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेशों की समीक्षा। तो समीक्षा कर सकता है उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार। तो संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार कर सकती है। अनुच्छेद 139 कहता है कुछ रिट जारी करने की संसद की शक्ति। संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 140 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियां। संसद उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्तियों का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 141 महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेशों का प्रवर्तन। उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश पारित कर सकता है। अनुच्छेद 143 इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति समझता है कि किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया जा सकता है तो राष्ट्रपति ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक अधिकारियों को उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करना। भारत क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम आदि। उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बना सकती है। अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक और व्यय। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 147 व्याख्या। इस अध्याय में कानून और न्यायालय की व्याख्या की गई है। अगला जो हमारा अध्याय है वो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसमें अनुच्छेद 148 से 151 तक वर्णित है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से 148 जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसको हम कैग कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्य और शक्तियां। संसद कानून द्वारा कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण करेगी। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों के खातों का रूप। कैग की सलाह पर खातों को राष्ट्रपति के निर्देशानुसार रखा जाएगा। अनुच्छेद 151 कहता है लेखा परीक्षा रिपोर्ट। संघ की खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी और जो इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे।
राज्यों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज का ये जो आपका टॉपिक था भारतीय संविधान का भाग 5 संघ, जिसमें आपने राष्ट्रपति को पढ़ा, उपराष्ट्रपति को पढ़ा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को पढ़ा, संसद की जो गठन है वो किस प्रकार है, लोकसभा, राज्यसभा, उसको पढ़ा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, संसद, बजट, संयुक्त बैठक और इसके अलावा आपने सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा है, जिसमें न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 है वर्तमान में। जब जो संविधान लागू हुआ तब 7 थी। एडहॉक न्यायाधीश क्या है? अनुच्छेद 143 बताता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर सलाह ले सकता है। 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको आप कैग कहते हैं, भारत का महालेखा परीक्षक होता है, उसके बारे में आपने पढ़ा है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और निरंतर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।